सो हम क्या पढ़ रहे थे गाइस? हम पढ़ रहे थे पीजीबीपी। पीजीबीपी के 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि कोई भी इनकम कैसे हमारे लिए टैक्सेबल होती है, उसके अंदर कौन कौन से खर्चे हमारे लिए अलाउड एक्सपेंस होते हैं और कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमारे लिए अलाउड नहीं होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 40, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 40। सेक्शन 40 किस चीज़ का है कि सर कौन कौन से खर्चे प्योरली डिसअलाउ हुआ है, जिन खर्चों का हमें बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। सर आज हम केवल वही पढ़ेंगे क्या? हाँ सर, अगर वो भी हमें समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा सर। सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तब तक नहीं होंगे जब तक आपका सेक्शन 40 कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं 40 के साथ ही, ठीक है जी गाइज? आओ सर, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझते जाते हैं शांति से। हाँ, expense disallowed under section 40. In this section we will discuss following disallowed expense. सर पहला है 40A सबसेक्शन 1, 40A सबसेक्शन IA, 40A सेकंड, 40A थर्ड, 40AB, 40B, 40A2 और 40A3। ठीक है जी? तो सर पहला बात करते हैं, क्या बोलता है सुनो सर, मैं आपको समझाते जाऊंगा, हम रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है? 40 सबसेक्शन ए क्लोज आई क्या बोलता है? पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस और नॉट डिपॉजिट टीडीएस इवन आफ्टर डिडक्शन। सुनो, आप क्या कर रहे हो साहब? पेमेंट कर रहे हो। आप किसी को भी पेमेंट करते हो तो वो आपका क्या होता है सर? एक्सपेंस होता है। अगर आप किसी को कोई भी पेमेंट करते हो तो वो आपका क्या होता है सर? एक्सपेंस होता है। अब आपने पेमेंट कर दिया, वो समझ में आ गया। आपने पेमेंट कर दिया, वो समझ में आ गया। लेकिन हुआ क्या? आपने पेमेंट किया किसको? नॉन रेजिडेंट को। किसको पेमेंट किया सर? नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दिया। अब जो नॉन रेजिडेंट को आपने पेमेंट किया उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा। लो साहब, अब टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने क्या किया? टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। टीडीएस काट लिया लेकिन टीडीएस काट कर डिपॉजिट नहीं कराया। तो इस केस में जो आपने खर्चा लिखा है वो खर्चा आपके लिए क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। सर डिसअलाउ का मतलब क्या हुआ? उसे हम एक्सपेंस ही नहीं मानेंगे। जैसे हम बात करते हैं एक बार समझने के लिए, मेरी रिसिप्ट हुई, ठीक है, 5 लाख रुपए की। मैंने उसमें से एक्सपेंस दिया किसको सर? एनआरआई को। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया कितना? 1 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 4 लाख, जिसमें मैं टैक्स दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 1 लाख लिखूंगा ये मेरे लिए अलाउड एक्सपेंस हो गया। अगर मैं उस पर टीडीएस नहीं काटूंगा तो यहाँ पर ये हट जाएगा और मेरी इनकम अब कितनी हो जाएगी सर? 5 लाख हो जाएगी। इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। और इनकम अगर मेरी 5 लाख हो जाएगी तो फिर मेरे यहाँ पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई सर? हाँ। अब कई बार हम क्या होते हैं, टीडीएस काटना भूल जाते हैं। तो सरकार बोलती है डरो मत, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट कर जमा नहीं कराया तो आपके लिए अभी तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में आप उसका टीडीएस काट लोगे या जमा कराओगे तो जिस साल में आप जमा कराओगे उस साल में वो क्या हो जाएगा? आपका अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई, कहीं कोई तकलीफ नहीं। चलो सर आगे चलते हैं। चलो सर आगे चलते हैं। सर सुनो आगे की कहानी क्या बोलता है, आओ आगे। आगे क्या बोल रहा है? सेकंड वाला, एक्सपेंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन ए क्लोज आई ए। ठीक है जी? चलो सर ये क्या बोलता है, आओ जी। सर ये भी सेम सेक्शन है, वही वाला कि साहब अगर मैं पेमेंट करता हूं नॉन रेजिडेंट को, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है। ये प्रोविजन खाली किस पे लगता है? सैलरी पे लगता है। ठीक है? तो सर दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन क्यों बनाया वो हम, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ, ये रेजिडेंट पे लागू होएगा। ठीक है, ये किस पे लागू होएगा? रेजिडेंट पे लागू होएगा। और रेजिडेंट पे इंक्लूडिंग सैलरी। सर इसमें क्या है, सुनना आराम से। मैंने पेमेंट करना है, कितने का करना है सर? 1 लाख का पेमेंट करना है। अच्छी बात है सर, 1 लाख का पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस होएगा। लेकिन आपने पेमेंट किया उस पर, वही बात, नो टीडीएस और आफ्टर डिडक्शन नॉट डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो सर यहां पर आपने गुनाह कर दिया सर। तो यहां पर भी खर्चा क्या होगा आपके लिए?
डिसअलाउ होएगा। लेकिन अब यहाँ पर टीडीएस नहीं काटा तो भी आपके ओके है, क्योंकि आप हो तो इंडिया के ही ना, तो आपको लग्जरी दे रखी है। ये डिसअलाउ कितना करेंगे सर? 30% डिसअलाउ करेंगे। और ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार आता है कि सर मैंने उसको पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तो आपके लिए वो खर्चा अलाउड होगा या डिसअलाउ होगा? ऑब्वियसली डिसअलाउ होगा, लेकिन पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। खाली कितना परसेंट डिसअलाउ होएगा? 30% डिसअलाउ होगा, बाकी पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। ये भी अगेन अलाउड हो जाएगा जिस ईयर में आप क्या करोगे, टीडीएस काट लोगे एंड जमा करा दोगे, या फिर काटा हुआ है तो जमा करवा दोगे। बात समझ में आई सर? आई समझ में? ठीक है जी। सर यहाँ कोई और बात भी ध्यान रखनी है क्या? हाँ सर, एक बात और ध्यान रखनी है। सर आपने क्या किया, आपने क्या किया, टीडीएस काटा, टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। कब की बात है सर? ये बात है जनवरी 24 की, ठीक है। आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर नॉट डिपॉजिट, आपने जमा नहीं कराया, एक ही बात हो गई। टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने जमा नहीं कराया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये अभी खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। लेकिन आपके पास टाइम है सर, मेरे पास क्या टाइम है सर? हमारे पास टाइम है 139 सबसेक्शन 1 तक का, जो हमारी ड्यू डेट ऑफ आईटीआर होती है ना, अगर उस दिन तक हम क्या करते हैं, टैक्स जमा करवा देते हैं, टीडीएस काटकर जमा करा देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? पिछले साल में भी अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। अरे भाई सरकार बोलती गलती सुधार दो, गलती सुधार दोगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर आगे चलते हैं। सर इसका मुझे पता है, इनकम टैक्स डिसअलाउ खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी डिसअलाउ होता है, उसकी पेनल्टी भी डिसअलाउ एक्सपेंस होती है, तो इनका अकाउंट्स वाला प्रोविजन लागू हो गया। हाँ, एक्सपेंस डिसअलाउ सेक्शन 40A3 सुनो, इफ एनी सम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, हाँ ये 40A3 था, ठीक है। 40 सब्जेक्शन ए आई वाला तो क्या था? नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो आप, ठीक है, किस चीज का? ऑल एक्सपेंस का, अदर देन सैलरी। सर क्यों भाई सैलरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि सैलरी के लिए उन्होंने अलग से सेक्शन बोला है 40A3। क्या बोला है? अलग से सेक्शन बोला है 40A3। ये क्या बोलता है कि आपने सभी खर्चों क्या किया? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़कर बाकी सारे खर्चे, सैलरी को छोड़कर बाकी सारे खर्चे पर 40A1 लग गया, सैलरी पे कौन सा लगेगा? 40A3 लगेगा, ठीक है जी। ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि साहब आपके जो खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं XYZ, उन सब खर्चों पे 40A1 लगा दो, 40A3 लगाओ केवल नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे। सर फर्क क्या है? ये भी अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे या जमा नहीं कराओगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन ये फ्यूचर में कभी भी अलाउड नहीं होगा। बस इतनी सी बात सैलरी के लिए अलग से लिख दी, मतलब ये आपको काट कर जमा करवाना ही पड़ेगा। आओ जी सर आगे चलते हैं। ये बकवास है। अब मेरे काम पे चलते हैं, मेन काम चालू होता है 40 सब्सेक्शन बी, पार्टनर रेमुनरेशन का। आराम से हम बात करते हैं हमारे हिसाब से, छोड़ो इसको। सुनो, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म किसको पेमेंट करती है? पेमेंट टू पार्टनर, ठीक है, अच्छी बात है। किसको पेमेंट करती है? पार्टनर को पेमेंट करती है, ठीक है। अब जो भी पेमेंट पार्टनरशिप फर्म करेगी, वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, और पार्टनर की क्या हो जाएगी? इनकम, ठीक है। अब क्या है, पार्टनरशिप पर हमारे यहाँ टैक्स लगता है, पता है कितना? और पार्टनर पे टैक्स लगता है अप टू 7 लाख, अगर मैं 115 BAC पे जाऊं तो, ठीक है। कितना टैक्स लगेगा? नो टैक्स। और डिफॉल्ट स्कीम, आउट डिफॉल्ट स्कीम तक 5 लाख तक नो टैक्स। तो अब इस चीज का पार्टनरशिप हम गलत फायदा उठा सकती है। पार्टनरशिप हम क्या बोलेगी कि मैं प्रॉफिट कमाती ही नहीं हूं, जो भी मैंने कमाया वो सारा बांट देती हूँ, तो उससे क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, टैक्स मेकर, उसने कुछ लगा दी रेस्ट्रिक्शन, कुछ लगा दी रेस्ट्रिक्शन। क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रेस्ट्रिक्शन लगाई, रेस्ट्रिक्शन में क्या बोला कि भाई
आप इतना ही पेमेंट कर सकते हो अप टू लिमिट। इस लिमिट तक ही आप क्या दे सकते हो, पार्टनर को रेमुनरेशन दे सकते हो, इससे ज्यादा रेमुनरेशन नहीं दे सकते, ठीक है, ताकि पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बचे जिसपे वो टैक्स जमा करवाए। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सर समझो क्या लिमिट लगाई उन्होंने, क्या बोला कि भाई पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगी, पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट ऐसे निकालेगी, सुनना मेरी बात, नेट प्रॉफिट बिफोर एनीथिंग गिवन टू पार्टनर। लो साहब, नेट प्रॉफिट बिफोर एनीथिंग गिवन टू पार्टनर, कि पार्टनर को कुछ भी दें उससे पहले का प्रॉफिट। अच्छी बात है सर, ठीक है। इसमें से उसने क्या किया, लेस किया आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश आईओएल, कितना, अप टू 12%, मतलब ये अलाउड है, इतना दे सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे पता है, बुक प्रॉफिट बोलेंगे। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ सर। पहली बात तो ये कि मान लो मान लो मान लो कौन सी कॉपी लिया है, अच्छा ऐसे क्या, मान लो मेरा प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए और पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है वो तो कितनी लगा रखी है, 50 लाख रुपए लगा रखी है, लगा रखी है, ठीक है। रेमुनेशन कितना बनेगा, 12% की सबसे 6 लाख। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या मैं प्रॉफिट से ऊपर आईओसी दे सकता हूं क्या। सर ये इनकम टैक्स अकाउंट्स नहीं है, या मना ही नहीं है, अलाउड है, दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको कहीं मना नहीं किया, इन्होंने बोला इतना दो तो दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लॉस आ जाएगा, लेकिन इतना दे सकता हूं, ठीक है। ये दे दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, वॉट एवर जो भी है करंट से, ठीक है। अब मेरा कितना बचा प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट बच गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, इसमें से हम दे सकते हैं पार्टनर रेमुनरेशन, पार्टनर रेमुनरेशन दे सकते हैं। सर कितना दे सकते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला लिमिट, इतना ही अलाउड एक्सपेंस करेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। पहला, जितना पे किया वो तो समझ में आता है। सेकंड है अप टू लिमिट विच एवर इज लोअर। लिमिट इन्होंने कितनी बताई, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। लिमिट इन्होंने दो चीजों पे बताई। सर क्या लिमिट बताई, सुनो आराम से। इन्होंने लिमिट बताई, शांति से सुनना। पहली, अगर आपका प्रॉफिट कितना है, बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, सब खर्चों को माइनस करो और आईओसी माइनस करो। बुक प्रॉफिट कितना है आपका, अगर अप टू 3 लाख, ठीक है, तो आप कितना दे सकते हो, 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, सॉरी, विच एवर इज हायर तक का अलाउड प्रॉफिट दे सकते हो, हायर। सर समझो जैसे कि मान लो भाई साहब आपका प्रॉफिट इस वाले एग्जांपल में कितना है, 2 लाख है, ठीक है, तो आप कितना दे सकते हो, अगले को रेमुनेशन कितना दे सकते हो, ये दे सकते हो आप 1.5 लाख या फिर 180, विच एवर इज हायर। सबको मिला के कितना दे सकते हो, 180 दे सकते हो। बात समझ में आई सर, आई समझ में आई। तो अगर मेरा 3 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो गया तो जो बैलेंस प्रॉफिट बचा,
जो बैलेंस प्रॉफिट बचा उसका कितना दे सकता हूँ, इतना आप रेमुनरेशन दे सकते हो, ये अलाउड है। सर एग्जाम्पल समझो उसको, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो सुनो। मान लो मेरा प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, ये प्रॉफिट है मेरा बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट कैसे आया पहले तो ये समझ सकते हैं, एकदम समझ सकते हैं सर बुक प्रॉफिट कैसे आया। इसको हम दो भाग में बांट देंगे सर। एक तो अप टू 3 लाख और बैलेंस कितना बच गया, जो 3 लाख का बचा उसको मैं दो भाग में ऐसे बांटूंगा, कैसे, 1.5 लाख और 3 लाख इंटू 90% कितना आया, हायर कितना है 270 तो ये दूंगा, प्लस 7 लाख का 60% कितना होता है 420, कितना आ गया देखो 6,90,000। इतना रेमुनेशन आप दे सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, ये आपको समझ में आना चाहिए। इतना बुक प्रॉफिट, इतना मैं रेमुनेशन दे सकता हूँ, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। आप दो ही उनको 5 लाख तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इन्होंने लिमिट डिसाइड कर दी, बात समझ में आई, आई सर। अब इसको एक बार पढ़ लें पूरे को ढंग से डिटेल से, है ना। आओ 40B partner remuneration. In this we will discuss following topics. This section is applicable only on partnership whether resident or non-resident, including LLP भी लागू है। पार्टनर रेमुनेशन इंक्लूड सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा, सब आ गया इसके अंदर, खाली आईओसी को छोड़कर। इफ आईओसी और इंटरेस्ट लोन इज नॉट एज पर पार्टनरशिप डीड, हाँ ये वही अकाउंट्स वाला हो गया, इज नॉट एज पर सब पार्टनरशिप डीड, तो ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में क्या बोलते हैं लिखा हुआ है, तो भी मैक्सिमम कितना मिल सकता है 12% एक लिमिट हो गई, ठीक है। चलो अच्छा, हमारे फर्म में दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक तो एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को जो भी दोगे आप, या तो वो खर्चा अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा। अगर कोई रेमुनेशन डीड के हिसाब से नहीं दोगे तो भी वो अलाउड नहीं होगा, ये आपकी पार्टनरशिप में भी प्रोविजंस थे, ठीक है। इज नॉट गिवन, इज गिवन टू स्लीपिंग पार्टनर देन डिसअलाउ एक्सपेंस, नॉट एज पर डीड देन डिसअलाउड एक्सपेंस। ए पार्टनर रेमुनेशन अदर देन आईओसी इज गिवन, आईओसी को छोड़कर अकॉर्डिंग टू डीड टू द एक्टिव पार्टनर देन इट इज अलाउड अप टू द फॉलोइंग लिमिट। लिमिट कितनी है देखो, नहीं ये वो नीचे लिमिट है, लेकिन मान लॉस हो गया तो लॉस में भी क्या आएगा, मान लो लॉस का 90% जीरो और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब लॉस के केस में भी कितना दे सकता हूं मैं 1.5 लाख दे सकता हूं, ठीक है जी। यहां तक बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। चलो हाँ जी, अगला क्या है, मैक्सिमम अलाउड रेमुनेशन। मैक्सिमम अलाउड रेमुनेशन कितना, बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख हो तो 1.5 लाख, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच इज हायर 60% ऑफ बैलेंस का, ये सेम का सेम आ गया। एग्जाम्पल मैंने 4 लाख का करके दिखा रखा है, सेम का सेम है। 3 लाख का 270 प्लस 60% ऑफ 1 लाख 60,000, ये आ गया। अब बुक प्रॉफिट निकलेगा कैसे, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अंडर सेक्शन 28 बिफोर पार्टनर रेमुनेशन एंड आईओसी, उसमें से आईओसी कितना माइनस कर देंगे 12%, तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का खर्चा अप टू 12%, तो पार्टनर की इनकम कितनी अप टू 12%। भाई जो फर्म का खर्चा उसकी इनकम, तो इसकी इनकम अप टू 12% हो गया, तो इसका कितना हो गया अप टू 12%, ठीक है। ये पार्टनर की इनकम हो गई। रेमुनरेशन, जो फर्म का खर्चा वो पार्टनर की इनकम। इंटरेस्ट इनकम अप टू अलाउड एक्सपेंस टू द फर्म, अलाउड एक्सपेंस अप टू द फर्म। अच्छा ये बता, पार्टनर को जो भी मिलता है वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के कौन से हेड में जाता है, 28 में जाएगा, जो भी मिलेगा 28 में जाएगा। जो प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को वो इसके हैंड में क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। सर एग्जम्प्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें फर्म टैक्स दे चुकी होती है। कैलकुलेटर पे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। हाँ, कैपिटल रेशियो है 3:2, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख का, इंटरेस्ट इनकम दे रखी 50,000 की, ठीक है।
डिविडेंड 30,000 का, कमीशन 55,000 का। मेरी बात सुनना पहले तो, जो इंटरेस्ट इनकम है वो कहाँ जाती है, डिविडेंड की इनकम कहाँ जाती है, और कमीशन की इनकम भी कहाँ जाती है, अंडर सेक्शन 56। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज 56 में चला जाएगा। ये सब मैंने जोड़े तो मेरा प्रॉफिट आया 3,15,000, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ ओके, दिख रहा है ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन ओके, रेंट अलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ना, लॉस असेट्स का लॉस है तो कैपिटल लॉस हो गया ये, यहाँ नहीं आएगा। आईओसी 1,80,000, 18% के बराबर, तो डिसअलाउ कितना हो गया, 60,000 डिसअलाउ हो गया, ठीक है। और पार्टनर रेमुनरेशन में देखें कितना दूंगा, तो 3,15,000 में इनकम हो गई। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो करो आप आराम से, 3,15,000 प्लस 3,50,000, ये हम एक साथ एक्चुअल लास्ट में माइनस कर देंगे, प्लस 1,80,000 प्लस 25,000 माइनस 55,000 माइनस 30,000 और माइनस 50,000। हाँ 55,000, 30,000, 50,000, क्यों, क्योंकि ये डिसअलाउ इनकम हो गई। कितना आया बता, 680 आया, 680 आया। देख 3,15 में तो, अच्छा इसने कमीशन को मैंने उसमें बिजनेस की इनकम बोल दिया होगा, ठीक है ना, तो इसे वापस जोड़ दे, प्लस 55,000 कितना आया, 7,35,000 आया। अपन अपने हिसाब से करते हैं, इसे पता नहीं क्या कर रखा है, कुछ अलग से पॉइंट और होगा फिर इसके अंदर। अच्छा, इनकम टैक्स का अलग पॉइंट है, इनकम टैक्स का अलग पॉइंट है। चलो मैं कराता हूँ, छोड़ो इसको, अपने हिसाब से करते हैं इसको, है ना। चलो चलो, पर्टिकुलर अमाउंट फटाफट करेंगे थोड़ा सा। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 3,15,000, एड स्टार्टिंग से, डेप्रिसिएशन जोड़ दूं, अकाउंट्स वाला इनकम टैक्स वाला माइनस कर दूंगा, प्लस 85,000 प्लस लॉस 25,000 प्लस आईओसी 180 प्लस पार्टनर रेमुनरेशन कितना 350, जोड़ माइनस 50,000 और माइनस 30,000, कितना आया, हाँ 875 आ गया, समझ गया। इसमें से इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, लेस इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने अकाउंट्स वाला ऐड कर दिया था, देख दिया, 97,000 माइनस कर 778, यहाँ तक ठीक है। इसमें से क्या माइनस कर दूं प्रभु, इसमें से अब देख आईओसी कितनी माइनस कर सकता हूँ, 12%, कितनी होती 12%, इतनी होगी, कितना आंसर आएगा देख, 658 आ गया, ठीक है। ये आ गया है मेरा बुक प्रॉफिट। अब मैं रेमुनरेशन कितना दे सकता हूँ, मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकता हूँ 658, कितना आएगा 358 का 60%, देखो 48, इतना अलाउड कर सकते हैं, ये कहानी है। बोलो समझ में आया क्या, आया सर। अब अगला सेक्शन आता है 40A2, 40A2 सर शानदार सेक्शन है, सुनो। मुझे
रिलेटिव को पेमेंट करना है, ठीक है। मैं रिलेटिव की दुकान पे गया, एक सामान वो सबको 1,000 का बेचता है। मैं रिलेटिव की दुकान पे, मेरे भाई की दुकान पे गया, वो सामान वो दुनिया को 1,000 में बेचता है, मुझे कितने में बेचेगा? 1,000 का सामान कितने में बेचेगा? 800 में, 900 में। अगर भाईगिरी नहीं चलेगी तो 1,000 में। वो मुझे 1,000 का सामान 10,000 में बेच सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं बेच सकता। मतलब अगर बेच रहा है तो गड़बड़ घोटाला है। गड़बड़ गड़बड़ घोटाला है, तो 40A2 उसी गड़बड़ घोटाले पर है कि अगर मैं रिलेटिव को पेमेंट करता हूं, रिलेटिव को पेमेंट करता हूं किस कैसे? मोर देन मार्केट वैल्यू, तो एक्सेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। क्या बोला मैंने? एक्सेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ एक्सपेंस हो जाएगा। फिर सुनो मैंने क्या बोला। अगर मैं रिलेटिव को पेमेंट करता हूं मोर देन मार्केट वैल्यू, तो एक्सेस खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ खर्चा हो जाएगा। इतनी सी बात है खाली। सर 40A2 किस पे लगता है? रिलेटिव पे। और सर रिलेटिव में कौन आता है? माता पिता, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर। आओ जी। In this section, we will discuss following topics. This section is applicable to all assessee. If assessee satisfy following condition, then expense is a disallow expense. क्या बोल रखा है? Expense must be covered under section 30 to 37. Second, payment of this expense is unreasonable in the opinion of income tax officer. Such payment is to be specify person only. Specify person कौन है? Relative है, नीचे पढ़ लेंगे. If if all above conditions satisfy, then such excess payment over market value will be disallow expense. रिलेटिव में कौन आता है? देखो ये गायब हो गया क्या? लाइफ लाइफ स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स वसेसी, ब्रदर सिस्टर गायब हो गया। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। एचयूएफ के केस में उसकी फैमिली और मेंबर्स, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म, रिलेटिव ऑफ द फर्म, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म, रिलेटिव ऑफ द पार्टनर, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी जिसमें जिसमें इनका कंपनी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, एमडी या कोई और डायरेक्टर। लो साहब एग्जांपल देख। मिस्टर एक्स पे सैलरी 10,000 टू मिस्टर यू, मार्केट वैल्यू ऑफ सैलरी 60,000, कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया? कितना डिसअलाउ होएगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्स और यू रिलेटिव नहीं है। एक्स और यू रिलेटिव नहीं है। ये प्रोविजन खाली किस पे लागू होता है? रिलेटिव पे लागू होता है, बाकी पे लागू नहीं होता है। मिस्टर एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई, यहां दिक्कत है। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ ₹1,00,000 बट पे 80,000, बोल 40A2 लागू नहीं होगा, क्योंकि इसने पेमेंट किया कम किया। अगर ज्यादा करता तो 40A2 के हिसाब से डिसअलाउ होता। Mr. X pays salary 1,00,000 to his brother where market value is 20,000. Section 40A2 is applicable, so disallow expense is 80,000. लो सर बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। अब चलते हैं 40A3 में। 40A3 में तो 40A3 क्या बोलता है? आराम से कर ले। करे सर 40A3 को स्टार्ट? कोई तकलीफ हो तो बोलो इसके अंदर। नहीं है सर? लो सर 40A3 स्टार्ट करते हैं। आओ जी। ये किसका है पता है आपको?
कैश पेमेंट का है। किसका है? कैश पेमेंट का। भाई मोदी जी लगे हुए हैं कि कैश पेमेंट कम से कम हो, चाहे कुछ ही हो जाओ, कैश पेमेंट कम से कम हो। तो मोदी जी ने एक लिमिट लगा दी साहब, 10,000 रुपये की। क्या बोला कि अगर आप किसी को भी अदर देन अकाउंट पे चेक, डीडी, ऑनलाइन मोड, इन तीनों को छोड़कर अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हो, कैसे पेमेंट करते हो? एक्सेस पेमेंट, 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो इन 1 डे एंड अगेंस्ट 1 बिल। अगर आप किसी को भी 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो, अगर आप किसी को भी 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो एक दिन में और की बिल के अगेंस्ट में, तो फिर पता है क्या होगा? फुल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा खर्चा ही डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर आपको पेमेंट करना है तो करो, लेकिन अगर आप किससे पेमेंट करो? इन 3 मोड से करो। अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो 10,000 रुपए तक करते हो एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट, तो ओके है। लेकिन अगर इससे ज्यादा पेमेंट करते हो एक बिल के अगेंस्ट, तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, आपको इतना पेमेंट नहीं कर सकते। 1 डे में 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते। अब सुनो, एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, सुनना। अच्छा, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, इन केस ऑफ पोर्टर, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या होगा? इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या होगा? ये लिमिट कितनी हो गई? 35,000 हो गई। कितनी हो गई? 35,000 हो गई। चलो जी सर, ठीक है, करें स्टार्ट। सुनो, आराम से। एक भाई साहब थे जिनसे मैंने गुड्स खरीदा, तो उन्होंने बिल बनाया 45,000 का, ठीक है। तारीख थी बिल बनाने की 1/3/2024। अब जब मैंने उनको पेमेंट किया तो कैसे पेमेंट किया? मैं भी समझदार इंसान हूं। मैंने पेमेंट किया, एक तो 1/3/24 को कर दिया, फिर 2/3/24 को पेमेंट कर दिया, फिर 3/3/24 को पेमेंट कर दिया, फिर 4/3/24 को पेमेंट कर दिया, फिर 5/3/24 को पेमेंट कर दिया, ठीक है। कितना कितना पेमेंट किया? 9,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 6,000। अब बताओ मेरे लिए खर्चा अलाउड है कि डिसअलाउड है? क्यों डिसअलाउड है भाई? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो डिसअलाउ होगा। बिल भी 10,000 से ऊपर का होना चाहिए एंड एक दिन में पेमेंट भी 10,000 से ऊपर का होना चाहिए, तब वो डिसअलाउ होगा, अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर आपका पेमेंट कितना है भाई? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर का नहीं है तो ये खर्चा आपके लिए डिसअलाउ नहीं होगा। क्या होएगा? अलाउड होएगा। बात समझ में आई? क्या होएगा? अलाउड एक्सपेंस होएगा। बोलो समझ में मैंने क्या बोला? ये खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। बोलो ओके है कि नहीं है? फिर सुनो, अरे यार 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। अब सुनो, इनकी जो रसीद नंबर है ना, रसीद नंबर कैसे थी? 101 रसीद नंबर, 102, 103, 104, 105। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पेमेंट किया 1/3 को 9,000, 2 तारीख को 10,000 और 2 तारीख को ही 10,000। दो अलग अलग रसीदें कटा ली 102, 103 नंबर से। अब बता क्या होएगा? ये 20,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। 20,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। बोल समझ में आया? फिर सुनो, यहां तक क्लियर है सर? सर क्लियर है। ये पेमेंट कर दिया मैंने 12,000 का और ये पेमेंट कर दिया मैंने 4,000 का। अब बता कितना डिसअलाउ होएगा? खाली ये 12,000 डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई, ठीक है। सर आगे की बातें सुनो। एक बिल और लिया मैंने,
मेरा बिल नंबर था 101, तारीख थी 1/3/24, ठीक है। बिल कितने का था? 6,000 रुपये का। फिर बिल नंबर था 105, बिल नंबर था 105, बिल था 3/3/24 का, कितने का? 8,000 का। मैंने कैश पेमेंट कर दिया। कब कर दिया? 4/3/24 को, कितने का? 14,000 रुपये का। कितने कर दिया? 14,000 का पेमेंट कर दिया। जरा मुझे बताओ ये खर्चा क्या होएगा आपके, अलाउड या डिसअलाउ? अलाउड होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बिल की अमाउंट एक दिन में 10,000 से कम है, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा आपके लिए? अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात? ये कहानी है आपकी 40A3 की पूरी। आओ समझे, इसको पढ़ें, आओ। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी वेदर रेजिडेंट और नॉट, ठीक है। इफ एसएससी फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन देन प्रोविजन ऑफ 40A3 इज एप्लीकेबल। सच एक्सपेंसेस कवर इन 32-37, पेमेंट एक्सीड 10,000, such expense should be paid fully or partly more than 10,000 in a day by any mode other than account pay check, DD and online mode, ठीक है। If all above conditions satisfy then full amount pay in a day, pay in a day is a disallow expense। एक दिन में पेमेंट कितना? 10,000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ एक्सपेंस हो जाएगा। बोलो समझ में आई कहानी? आई सर। अगर ट्रांसपोर्टर का पेमेंट करेंगे तो लिमिट कितनी है? 35,000 है, ठीक है। चलें सर आगे। सेम वही लिखा हुआ है, हाँ बेटा। सेल्फ चेक, क्रॉस चेक को हम कैश के बराबर ही मानते हैं। अकाउंट पे चेक पे लिखा होता है भाई किसको पेमेंट कर रहा हूं। इफ इंडिविजुअल बिल इन ए डे इज मोर देन 10,000 बट एग्रीगेट पेमेंट इज लेस देन 10,000 इन ए डे देन प्रोविजन ऑफ 40A3 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। If individual bill in a day is less than 10,000 but payment of all bill is more than 10,000, इंडिविजुअल 10,000 से कम का है तो टोटल पेमेंट कितना? 10,000 से ज़्यादा का है तो 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख रखा है इसने, सेम का सेम। इन कैश इज मोर देन 10,000 सो अमाउंट इज डिसअलाउ, वो सेम का सेम लिखा हुआ एग्जाम्पल। ये देखो एग्जाम्पल समझो। शिव परचेज गुड्स फ्रॉम तुषार ऑन 15/10/23, बिल नंबर 101 7,000। ऑन द सेम डे अगेन परचेज विथ बिल नंबर 103 8,000, ठीक है। 7,000 का माल खरीदा, 8,000 का माल खरीदा। चलो, फुल अमाउंट पे ऑन 16/10/23 इन कैश। फुल अमाउंट कैसे पे करी गई? 16/10/23 को कैश में पे करी गई। कैसे पे करी गई? कैश में पे करी गई, ठीक है। बिल अमाउंट इन ए डे इज मोर देन 10,000 एंड अमाउंट पेड इन कैश इन ए डे इज मोर देन 10,000। देखो यहां पर समझो मेरी बात क्या लिख रखा है कि आपने बिल नंबर 7 ये था और ये था, तारीख दोनों की क्या थी? सेम डी थी। तो यहां पर इसको एक ही बिल माना जाएगा, कितने का? 13,000 का। तो बिल 13,000 का हो गया, पेमेंट भी 10,000 का हो गया, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अरे यार दोनों बिल एक तारीख को ही तो है, अलग अलग तारीख को होते तो अलाउड एक्सपेंस होता, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल नंबर ये वाला देखो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा फटाफट से। पच्चीस हजार क्या हो जाएगा? डिसअलाउ एक्सपेंस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इतना ही है क्या? हाँ सर इतना ही है। बल्ले बल्ले हो गई भी, बल्ले बल्ले हो गई। चलो सर आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, एक छोटा सा पॉइंट और समझो। प्रीवियस ईयर में हमने खर्चा किया 20,000 रुपये का। क्या किया? कोई गुड्स परचेज कर लिया,
ठीक है, ये मैंने परचेज पता है कब किया, 1/1/24 को, ठीक है, बट इसका मैंने पेमेंट किया इन कैश, कब किया, 31/12/24 को। कितना लेट पेमेंट किया आप इमेजिन करो, कितना लेट पेमेंट किया, इतनी लेट पेमेंट किया ना, हाँ सर इतना लेट पेमेंट किया। अब मुझे बताओ कि सब जो हमारा 23-24 प्रीवियस ईयर होता है, क्या उस साल में क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ मुझे बताओ आप, 23-24 के अंदर क्या हुआ, 23-24 में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अगले साल कैश में पे करने वाला हूं कि नहीं करने वाला, तो ये आपको 23-24 में तो क्या हो जाएगा, अलाउड एक्सपेंस, और 24-25 में क्या हो जाएगी, डीम्ड अलाउड इनकम। भाई डिसअलाउ एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, भाई किसको डिसअलाउ करोगे, तो अगले साल में क्या हो जाएगी, डीम्ड इनकम कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डीम्ड इनकम कहलाएगी। आओ जी आगे चलते हैं। बेटा ये 10,000 वाली लिमिट कुछ जगह लागू नहीं होती है, सर ये 10,000 वाली लिमिट सब जगह लागू होती है, लेकिन कुछ जगह डीम्ड ये 10,000 वाली लिमिट लागू नहीं होती है। यहाँ आप 10,000 से ऊपर पेमेंट कर सकते हो, सर कहाँ कहाँ कर सकते हो, किसानों को, पहला बेस्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पेमेंट, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, कितना भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन हॉलीडे हो, छुट्टी हो, उस दिन आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। तीसरी बात, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका पेमेंट भी कैसे कर सकते हो आप, कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सर बैंक में पैसे जमा कराते हो आप, कैसे करा सकते हो, कैश में जमा करा सकते हो। सर उसके अलावा क्या बोलते हैं, आप पेमेंट करते हो LIC का, इंश्योरेंस वगैरह का, तो वो पेमेंट भी आप कैसे कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। अगर आप लीव एनकेशमेंट का पेमेंट कर रहे हो, किसका, लीव एनकेशमेंट का, तो भी आप कर सकते हो कैश में 50,000 रुपए तक। मेन तो है एग्रीकल्चर, बैंक, संडे हॉलीडे, इतनी पेमेंट आप कर सकते हो। जहाँ बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वगैरह वगैरह। चलो बस एक छोटा सा पॉइंट और है, बाकी मेरा हो गया। सुनना, तुमने कैश पेमेंट किया भाई को, कैश पेमेंट किसको किया, भाई को। अब देखो मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए और आपने पेमेंट कर दिया 1,40,000 का। अब यहां पर देखो दो प्रोविजन लग रहे हैं, एक तो 40A सब्जेक्शन 2 और एक कौन सा लग रहा है, 40A सब्जेक्शन 3। मैं 40A सब्जेक्शन 2 की बात करता हूं, ठीक है। ये बताओ पहले तो 40,000 रुपये मेरे लिए क्या होंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे, कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 40A2। अब पेमेंट तुमने कैश में कितना किया, 140, लेकिन उसमें से 40,000 कहाँ डिसअलाउ हो चुका है, 40A2 में, तो बचा हुआ 1 लाख क्या होएगा, डिसअलाउ होएगा अंडर सेक्शन, समझ में आया। मार्केट वैल्यू है 1 लाख और आपने पेमेंट कर दिया 1 लाख, आपने पेमेंट कर दिया मान लो कितने का, 1,05,000 का, तो 40A2 में कितना जाएगा, 5,000, और 40A3 में 1 लाख चला जाएगा, ठीक है। वैल्यू थी 8,000 और पेमेंट कितना कर दिया आपने, 28,000, ठीक है। 40A2 में कितना जाएगा, 20,000, और 40A3 में कितना जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो बैलेंस बचा वो कितना है, 10,000 से कम है। अरे 10,000 से कम हो गया तो यहाँ 40A3 लागू नहीं होगा, इतनी बात है सारी। लो सौ, ये बातें थी। 40 से 7 क्या बोलता है, अगर आप ग्रेच्युटी का पेमेंट करते हो, तो अगर आपने मान लो ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना रखा है, ग्रेच्युटी का क्या बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है, तो ग्रेच्युटी के प्रोविजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जो ग्रेच्युटी है वो लेस होती है एक्चुअल बेसिस पे, कैसे लेस होती है, एक्चुअल बेसिस पे लेस होगी,
इतनी बातें करेंगे, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। आपका सेक्शन 40 पूरा कंप्लीट हो गया।